नमस्कार प्यारे बच्चों। आशा है कि आप परिवार सहित कुशल पूर्वक होंगे। आज हम नाजीवाद और हिटलर का उदय भाग 1, जो कि सामाजिक विज्ञान विषय के इतिहास की पाठ्य पुस्तक से लिया गया भाग है, उस पर चर्चा करेंगे। अभी इस पाठ में हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नाजीवाद और हिटलर का उदय, ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये विश्व के इतिहास को एक नई दिशा में लेकर जाने वाला, सारी दुनिया के राजनीतिक संरचना को बदलने वाला और उपनिवेशवाद को एक नई दिशा में लेकर जाने वाला कालखंड था। यदि बात करें तो 20वीं सदी के शुरुआती सालों में जर्मनी, जो कि यूरोपीय देश है, बहुत ही ताकतवर साम्राज्य के रूप में उभरा। उसकी ताकत इतनी बढ़ गई थी कि उसने ऑस्ट्रिया को अपने साथ मिलाकर, उनके साथ केवल ऑस्ट्रिया नहीं था, उसके साथ तुर्की भी मिल गया। ऐसे इन तीनों देशों ने मिलकर, जिनके प्रमुखता से जो नेतृत्व किया वो जर्मनी ने किया, इन मिलकर मित्र राष्ट्रों के खिलाफ पहला विश्व युद्ध लड़ा। क्यों विश्व युद्ध इसको कहा गया, तो समझने की आवश्यकता है कि विश्व के एक बहुत बड़े भूभाग में एक साथ कई देशों के द्वारा लगातार 5 वर्षों तक चलने वाला ये युद्ध दुनिया का पहला विश्व युद्ध कहलाया। इसमें एक और तो जर्मनी के साथ साथ, जैसा बताया है, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे, तो साथ ही साथ ये जिन देशों के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे वे देश थे इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। बाद में इनके साथ इटली और रोमानिया भी मिल गया। इनको भी एक विशेष प्रकार के शब्दों से हमने नवाजा है। जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की है, इनको हमने केंद्रीय शक्तियां कहा है, और जो दूसरी ओर का पक्ष है, जिसके अंदर इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, बाद में इटली, रोमानिया, उसके बाद अमेरिका भी उसमें जुड़ गया, इन देशों को मिलाकर के मित्र राष्ट्र कहा गया। तो ये पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक लड़ा गया। इसमें समय समय पर अलग अलग देश मिलते चले गए, जुड़ते चले गए। इसी में 1917 में मित्र राष्ट्रों के साथ में जो आकर खड़े होने वाला एक बहुत बड़ा देश था, उस समय की एक नई शक्ति थी, वो थी अमेरिका। अमेरिका भी इस विश्व युद्ध में शामिल हो गया। परंतु अमेरिका के शामिल होने के बाद ये जो विश्व युद्ध है, ये बिल्कुल निर्णायक स्थिति में पहुंच गया, और 1918 में केंद्रीय जो शक्तियां हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, वो मित्र राष्ट्रों के हाथों पराजित हुई, उनसे हार गई। हारने के बाद जर्मनी के सम्राट ने अपना पद त्याग दिया, अपनी पोस्ट छोड़ दी। राजा अपनी सिंहासन से उतर गया, एक प्रकार को कह सकते हैं। इसके बाद जर्मनी में एक जगह है वाइमर, उस जगह पर एक नई संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया, जिसके अनुसार संसद, जर्मनी की एक संसद बनाई गई, जिसका नाम था राइक्सटॉग। उस जर्मनी की संसद जो राइक्सटॉग थी, उसके अंदर महिलाओं सहित सभी वयस्क नागरिकों को सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया। यही वाइमर गणराज्य का जन्म था, क्योंकि उस समय से पहले तक पूरी दुनिया में मताधिकार तो लोगों को था, परंतु संपत्ति के आधार पर, लिंग के आधार पर या अन्य किसी आधार पर उसमें भेदभाव किया जाता था। पहली बार ऐसा ध्यान में आया कि जर्मनी के अंदर राइक्सटाग जो संसद है, उसके अंदर महिलाओं को भी अधिकार मिला, और जितने वयस्क लोग थे उन सब लोगों को बिना किसी भेदभाव के मताधिकार प्राप्त हुआ। पराजय के बाद मित्र राष्ट्रों और जो केंद्रीय शक्तियाँ थीं, उनके बीच में एक शांति संधि हुई। उस जो संधि हुई, उसका स्थान था वर्साय। तो जो वर्साय की संधि है, उस वर्साय की संधि दुनिया में बहुत ही प्रसिद्ध एक संधि है, क्योंकि इस विश्व युद्ध के बाद इस संधि के द्वारा जर्मनी को एक प्रकार से
शोषित किया गया, उसका शोषण किया गया। एक प्रकार से सबने ये मान लिया कि पूरा का पूरा जो ये विश्व युद्ध लड़ा गया वो जर्मनी के कारण लड़ा गया, जर्मनी को ही इस विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। तो इसलिए जर्मनी के ऊपर कठोर और अपमानजनक शर्तें थोप दी गई। मित्र राष्ट्रों ने मिलकर जर्मनी की सेना को भंग कर दिया। युद्ध की जितनी भी तबाही हुई, भले ही वो जन हानि हुई हो, माल की हानि हुई हो या अन्य प्रकार की कोई हानि हुई हो, सब के लिए केवल और केवल जिम्मेदार ठहराया गया जर्मनी को। इस सारी तबाही की भरपाई करने के लिए जर्मनी से 6 अरब पाउंड, बहुत बड़ी रकम है बच्चों, 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगा दिया गया। जर्मनी के जो खनिज संपन्न राइनलैंड का इलाका था उस पर कब्जा कर लिया गया। जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश करीब करीब अगर माना जाए तो 10% आबादी, 13% अपने कुल क्षेत्रफल का भूभाग, 75% जो कुल लौह भंडार था, लौह एस का भंडार था, उसमें से 75% भाग, 26% कोयले का भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करना पड़ा। अब सोचिए, एक जर्मनी जैसे ताकतवर देश के लिए युद्ध में हारने के बाद एक नया गणराज्य जो बना, वाइमर गणराज्य, जो लोकतंत्र पर चलना चाह रहा था, परंतु वर्साई की संधि के द्वारा उस पर इस प्रकार के अपमानजनक और अन्यायपूर्ण शर्तें थोप दी गई। क्योंकि मैं पहले ही बताया कि विडंबना ये थी कि साम्राज्य पुराना था, अन्याय पुराने जर्मनी ने किया था, युद्ध पुराने जर्मनी ने लड़ा था। नया जर्मनी, नए जर्मनी के लोग तो शांति चाहते थे, उन्होंने तो वाइमर गणराज्य की स्थापना भी कर ली थी, पर लेकिन जो नवजात वाइमर गणराज्य है उससे सारा वसूला गया। इसलिए बहुत सारे जर्मनों ने इस हार के लिए अपने आप को, अपने उस समय की सरकार को तो दोषी ठहराया ही, पर वर्साई की संधि के द्वारा मित्र राष्ट्रों को भी दोषी ठहराया कि उन्होंने हमारे साथ में धोखा किया, हमारा शोषण किया, हमारे साथ अन्याय किया। ये जो उस समय का मानचित्र यदि आप ध्यान से देखें तो ये वर्साई की संधि के बाद का मानचित्र है। इसमें जो आप देखेंगे तो जो ये आपको मैं बताऊं कि ये जो लाइन दी गई है, ये हमारी जो लाइन है वो जर्मनी 1914 वाली जर्मनी है, मतलब विश्व युद्ध से पहले वाली जर्मनी। ये पूरी जर्मनी है। ये आप देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है ये वाला, ये पूरा जर्मनी का क्षेत्र है। और ऊपर अगर आएंगे तो ऊपर वाला भी आप देखिए तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ये जर्मनी वाला क्षेत्र है। ऊपर की पूरी लाइन आप देखेंगे तो पूरा जर्मनी का क्षेत्र था, पर इसके अंदर से ये जो ऑरेंज कलर के क्षेत्र हैं, ये ऑरेंज कलर के क्षेत्र हमारे उसके अंदर से फिर हट गए। ये जो शेडिड वाला क्षेत्र है, ये शेडिड वाला क्षेत्र वो है जिसका विसैन्यीकरण कर दिया गया। जो लाइट ब्लू है वो वाला इलाका है जो लीग ऑफ नेशंस के नियंत्रण वाले क्षेत्र में चला गया। तो इस तरीके से जर्मनी को बहुत नुकसान हुआ, जर्मनी के लोगों को बहुत नुकसान हुआ, उनके साथ अन्याय हुआ, उनका एक प्रकार से अपमान किया गया और जर्मनी का शोषण किया गया। उसको चूस करके उसका एक प्रकार से वहाँ के लोगों का जो है वो शोषण किया गया। आगे यदि इसके प्रश्नों को हम देखें तो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियों में कौन कौन से देश शामिल थे, पहला प्रश्न है। तो इसका उत्तर कहाँ से कहाँ हमको दिखाई देगा, मित्र राष्ट्र कहाँ हैं, तो ये मित्र राष्ट्र हैं सारे आपके। और यदि आप केंद्रीय शक्तियाँ कहें तो ये केंद्रीय शक्तियाँ हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि वाइमर गणराज्य किस प्रकार से लोकतांत्रिक था। तो इसका उत्तर हमको ढूंढने के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा जहाँ से कि वाइमर साम्राज्य की स्थापना होती है। देखिए, जो वाइमर गणराज्य है ये जर्मनी में एक स्थान है। इस स्थान पर यदि हम देखें तो ये जो राइक्सटाग की बात की गई है, यहाँ पर पहली बार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ये पहली बार हुआ। तो ये जो क्षेत्र पूरा है ये जर्मनी को लोकतांत्रिक होने के बारे में बताता है। हम यहाँ से इसका उत्तर लिख सकते हैं। वर्साई की संधि की कठोर शर्तें क्या थी, तो इसे अपमानजनक क्यों कहा गया। तो आप देखेंगे कि वर्साई की संधि के द्वारा अपमानजनक शर्तें जो बताई गई है वो कौन सी हैं। तो सेना भंग कर दी, तबाही उसके लिए किया, जिम्मेदार माना 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगा दिया,
लोह भंडार, कोयला भंडार, ये सब दे दिए। 10% आबादी चली गई, 13% साम्राज्य का भूभाग चला गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो सब जर्मनी से छीन ली गई। इसलिए ये कहेंगे तीसरे प्रश्न का उत्तर वहाँ से हम ढूंढ सकते हैं। चौथे प्रश्न में है आपके अनुसार क्या युद्ध की सारी तबाही जर्मनी को ही जिम्मेदार ठहराना सही है? तो कोई भी समझदार व्यक्ति इसके लिए हाँ नहीं कह सकता कि सारा युद्ध की जो तबाही है वो जर्मनी उसके अंदर से एक भागीदार हो सकता है, सबके साथ वो भी जिम्मेदार हो सकता है, पर केवल और केवल वही जिम्मेदार होगा, ये उसको कह पाना उचित नहीं होगा। वो जर्मनी के लोगों के साथ में अन्याय होगा। पाँचवें प्रश्न में कह रहा है यदि आप उस समय एक जर्मन नागरिक होते तो वर्साई की संधि के प्रति आपके मन में क्या भाव होते? तो सामान्य व्यक्ति के मन में भी वही सब भाव होंगे जो उस समय के जर्मनी के व्यक्ति में मन में भाव होंगे। जैसा अपमानजनक व्यवहार उनको अनुभव हुआ, जैसा उनको अन्यायपूर्ण व्यवहार अनुभव हुआ, जैसा उनको लगा कि उनका शोषण किया जा रहा है, उनको पीड़ा दी जा रही है, उसी प्रकार का यदि हम भी जर्मन लोग होते तो हमारे मन में भी इसी प्रकार की भावनाएं आती। अभी ऊपर मानचित्र दिया गया, उस मानचित्र का अध्ययन करके और वर्साई की संधि के बाद में जर्मनी द्वारा खोए गए 2 क्षेत्रों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 6 है। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे तो ये वाले 2 क्षेत्र हम लिख सकते हैं, जो लॉरेन है, उसके बाद ये पोसेन है, ये उत्तरी श्लेस्विग है। ऐसे और क्षेत्र आप इसके अंदर ढूंढ सकते हैं। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, आज हमने वर्कशीट नंबर 43 को हल किया है। यहीं पर ये अंत नहीं है, इसके अलावा भी और प्रयास करके आप नई चीज़ें ढूंढ सकते हैं इस विषय के अंदर, और जितना उतरेंगे उतना आनंद आएगा। तो घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई पर ज़रूर ध्यान देते रहिए, क्योंकि आने वाले समय में आगे आपकी परीक्षाओं का समय शुरू होने वाला। धन्यवाद बच्चों।